अरे फॉर्मेशन से की जाए तो सच कहूं वह उसके सामने काफी कमजोर पड़ता है। अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ। यह सुनते ही अल्ड्रिक के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन वह खुद को रोकता है। ठीक है, मैं किसी जूनियर के साथ बहस करने जितना नीचे नहीं गिरूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि भविष्य में तुम ऐसी बातें नहीं करोगी। जिस पर सिलवारा समझ जाती है कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है, इसलिए वह तुरंत बात घुमा देती है। ठीक है, अगर तुम सच में अपने फैसले को लेकर पूरी तरह श्योर हो तो कम से कम अपनी बहन को चैन से रहने दो। क्यों ना ये एल्डर तुम्हारा सोल रीडिंग कर ले। फिर वह मुस्कुराकर पूछती है, क्या कहती हो? यारा के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला देती है। कर लीजिए। जिस पर वह एल्डर आगे बढ़ता है। उसकी उंगली की नोक पर सुनहरी रोशनी की एक पतली धारा इकट्ठा होने लगती है, जो अगले ही पल सीधे यारा के दिमाग में प्रवेश कर जाती है। कुछ पल बीतते हैं, फिर एल्डर चुपचाप सिलवारा को एक प्राइवेट सोल मैसेज भेजता है। सिलवारा, उसकी सोल पूरी तरह साफ है। यह सुनते ही सिलवारा का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। एल्डर, वही करो जो मैंने पहले कहा था। अगले ही पल एल्डर जोर से बोलता है, मैंने कंफर्म कर लिया है, तुम्हारी बहन पर एक खास सोल मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल की गई है। यह सुनते ही यारा सब कुछ समझ जाती है। उसे सिलवारा ने फंसाया है। जिस पर सिलवारा तुरंत मौका पकड़ लेती है। मुझे पहले से ही कुछ गलत लग रहा था सेराफेन। हम यारा को डीमन रियलम वापस नहीं जाने दे सकते। सेराफेन की भौहें कसकर सिकुड़ जाती हैं। यारा, मुझे शुरू से ही लग रहा था कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है। कुछ समय के लिए सेलेस्टियल रियलम में ही रुक जाओ प्लीज। यह सुनते ही यारा का दिल टूट जाता है। सेराफेन, तुम मेरा दिल तोड़ रही हो? क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है? जिस पर सारा तुरंत बीच में बोल पड़ती है, क्या अपनी बहन से ऐसे बात करते हैं ने? तुम्हें समझना चाहिए कि वह सिर्फ तुम्हारे भले के लिए यह सब कर रही है। यही वह आखिरी बात होती है जो यारा को पूरी तरह भड़का देती है। सिलवारा, मैं बहुत पहले से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरी बहन और केन के अलग होने में तुम्हारा पूरा हाथ था, और अब तुम हमारे बीच भी दरार डालने की कोशिश कर रही हो। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? यह सुनते ही सारा का चेहरा काला पड़ जाता है। सेराफिन, यारा को देखो, वह सिर्फ कुछ दिनों के लिए डीमन रियलम गई थी और उसकी हालत देखो। अगर तुमने उसे वापस जाने दिया तो बाद में पछताओगी। जिस पर यारा अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरा सोल मैनिपुलेशन हुआ है? शायद तुम्हारे पूरे परिवार का हुआ होगा। यह सुनकर सेराफिन पूरी तरह जड़ हो जाती है। उसने कभी यारा को इस हालत में नहीं देखा था। यारा, तुम्हें सुनाई भी दे रहा है कि तुम क्या कह रही हो? जिस पर यारा बिना झिझक जवाब देती है, मुझे सब साफ सुनाई दे रहा है, क्योंकि आज से ज्यादा क्लियर माइंडेड मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं रही। इसके बाद वह मोची द्वारा दी गई स्वॉर्ड निकाल लेती है। अब मुझे समझ में आता है कि केन कैसा फील करता होगा। फिर वह स्वॉर्ड सीधा सिलवारा की तरफ तान देती है। खुशकिस्मत हो कि मेरे पास केन जैसी पावर नहीं है, वरना आज तुम्हारा आखिरी दिन होता। जिस पर सारा तुरंत मासूम बनने का नाटक करती है। सेराफेन, तुम्हारी बहन पूरी तरह किसी स्पेल के असर में है। हमें इसे यहीं रोकना होगा। सेराफेन अपनी बहन को देखती है, जो अब उसे किसी अजनबी की तरह लगने लगी थी, और एक बार फिर वह सिलवारा की बात पर विश्वास कर लेती है। वेपन नीचे रख दो, वरना जो आगे होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। ये शब्द यारा को पूरी तरह तोड़ देते हैं। अगले ही पल वह अपनी स्वॉर्ड अपनी ही गर्दन पर रख देती है। ठीक है, तुम लोग मुझे यहाँ रोकना चाहते हो, है ना? तो आज मैं यहीं मर जाती हूँ। यह देखकर सेराफेन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी बहन इतना बड़ा कदम उठा सकती है। वह कुछ करना चाहती है, लेकिन यारा सेक्रेड किंग रेल्म की कल्टीवेटर होती है, और उसके हाथ में वह भयानक सोड भी होती है। उसकी बांह का एक छोटा सा झटका सब कुछ खत्म कर सकता है। यारा, प्लीज शांत हो जाओ, हम बात करके इसे सुलझा सकते हैं। जिस पर यारा ठंडी आवाज में कहती है, अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरी जिंदगी मेरी है, उसका फैसला भी मैं ही करूंगी। तभी नोक्स, जो अब तक यारा के जाने के खिलाफ था, अचानक आगे बढ़ता है। सेराफेन, मत हिलो, मैं यारा को सबसे ज्यादा जानता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि वह यहीं रहे, लेकिन इस तरह नहीं। सेराफेन के अंदर इमोशंस का तूफान चल रहा होता है। काफी देर बाद वह गहरी सांस छोड़ती है। ठीक है यारा, जाओ। जाने से पहले यारा आखिरी बार अपनी बहन की तरफ देखती है। मैं इस दरवाजे से बाहर जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। अगर तुम अभी भी मुझे अपनी बहन मानती हो तो मेरी बात पर विश्वास करो। सारा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद वह सिलवारा की तरफ मुड़ती है और उसे जलती हुई नजरों से घूरती है। मेरा इंतजार करना, जब मैं काफी स्ट्रांग हो जाऊंगी तो तुम्हारे लिए वापस आऊंगी। यह कहकर यारा एक टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट करती है, और अगले ही पल उसकी आकृति हवा में गायब हो जाती है। जिस पर सिलवारा तुरंत अल्ट्रिक की तरफ मुड़ती है। एरे तोड़ो, उसके पीछे जाओ। लेकिन तभी सेराफेन बोल पड़ती है, मास्टर, मेरा फैसला अंतिम है, उसे जाने दो। यह सुनकर सिलवारा समझ जाती है कि अब सेराफेन को मनाना नामुमकिन है, इसलिए वह मजबूरी में चुप हो जाती है। इसके बाद सेराफेन बाकी सभी लोगों को जाने के लिए कह देती है और सिर्फ सिलवारा को वहीं रोक लेती है। मास्टर, अभी जो रिजल्ट आया था, क्या वह झूठ था? यह सुनते ही सिलवारा सिर झुका लेती है और कुछ नहीं बोलती। लंबी चुप्पी के बाद वह ऊपर देखती है। सेराफेन, अगर तुम्हें जवाब पहले से पता है तो मुझसे पूछ क्यों रही हो? जिस पर सेराफेन गहरी सांस लेती है। आपने ऐसा क्यों किया? सिलवारा तुरंत जवाब देती है, यारा ने इनेट अरे फिजिक अवेकन किया है। हमारे पक्ष में ऐसा टैलेंट होने का क्या मतलब है? तुम्हें अंदाजा भी है? क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता? यह सुनते ही सेराफेन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मेरी बहन है, कोई टूल नहीं।
जिस पर सिल्वारा ठंडी आवाज में कहती है, सेराफिन, तुम हमेशा इमोशंस को अपने जजमेंट पर हावी होने देती हो। साफ सुन लो, अगर तुम्हें असली ताकत चाहिए तो हर डिस्ट्रैक्शन को काट कर अलग करना होगा। ये शब्द सुनते ही दोनों के बीच का माहौल बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। ठीक है, जो करना है कीजिए, लेकिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या अपनी बहन को वहां भेजना सच में उसके लिए सही है? हम दोनों सच्चाई जानते हैं। वह कुछ पल रुकती है। अगर इटर्नल नाइट डीमन एम्परर खुद भी उसकी मदद करे, तब भी उसकी कल्चरेशन को सफलतापूर्वक कन्वर्ट करना लगभग नामुमकिन है। डीमन रियलम में रहकर वह कुछ भी नहीं बन पाएगी। जिस पर सेराफिन तुरंत जवाब देती है, यह उससे बेहतर है कि वह मर जाए। फिर उसकी आंखों में गुस्सा चमकने लगता है। और आज आपने जो किया उसमें सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर है कि आपने मुझे पहले बताया तक नहीं। अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मुझसे किसी नरमी की उम्मीद मत रखिएगा। यह सुनते ही सिल्वारा की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह मन ही मन सोचती है, तो अब यह मुझे धमकी दे रही है। लगता है खुद को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगी है। दूसरी तरफ डीमन रियलम और सेलेस्टियल रियलम की सीमा पर यारा मुझे देखती है और उसके अंदर जमा सारी टेंशन अचानक खत्म हो जाती है। केन, क्या तुम सच में मेरी कल्टीवेशन कन्वर्ट कर सकते हो? जिस पर मैं हल्की मुस्कान देता हूँ। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? फिर मैं आगे कहता हूँ, यह काम तो मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। अगले ही पल मैं यारा को लेकर वापस कोर्टयार्ड में पहुंच जाता हूँ और वहां एम्बर काफी देर से उसका इंतजार कर रही होती है। यारा उसे देखते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों घुटनों पर बैठ जाती है। मास्टर, कृपया अपने स्टूडेंट का प्रणाम स्वीकार कीजिए। सेलेस्टियल रियलम में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसके अंदर ताकतवर बनने की आग और भी ज्यादा भड़क चुकी थी। जिस पर एम्बर जल्दी से उसे उठाती है। हाँ हाँ हाँ, उठो, जल्दी उठो। फिर मैं एम्बर के पीछे पहुंचकर उसके कंधे पर जोर से हाथ रखता हूँ। एम्बर, आज से यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे अच्छी तरह सिखाना। अगर इसकी प्रोग्रेस अच्छी रही तो मैं तुम्हें शानदार रिवॉर्ड दूंगा। यह सुनते ही एम्बर की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उसे ये किसी रिवॉर्ड से ज्यादा वार्निंग लगती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रॉस्ट ये सब देख रही होती है और गुस्से में उसके दांत तक पीसने लगते हैं। एम्बर से बात खत्म करने के बाद मैं यारा को अकेले एक छोटे ग्रोव में ले जाता हूँ। तुम्हारी कल्टीवेशन अब पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। ग्रैंड एम्परर रेल्म से नीचे की किसी भी कल्टीवेशन को आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। करीब 15 मिनट बाद मैं सफलतापूर्वक यारा की कल्टीवेशन को डिमोनिक टेक्निक में बदल देता हूँ। ठीक है, अब सब हो चुका है। इस जगह को अपना घर समझो। अगर कोई ऐसी परेशानी आए जिसे तुम हैंडल न कर सको तो सीधे मेरे पास आना। यह सुनते ही यारा की आंखों में एक अजीब सी भावना उभरती है, जिसका नाम वह खुद भी नहीं जानती। मैं उसे नोटिस कर लेता हूँ और तुरंत गला साफ करता हूँ। खैर, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। थोड़ा समय लो और इस बदलाव की आदत डालो। यह कहकर मैं जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाता हूँ। जिस पर यारा का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है, लेकिन तभी उसे नोक्स का सोल मैसेज मिलता है। वह कुछ पल हिचकिचाती है, फिर आखिरकार जवाब दे देती है। यारा, तुमने आखिर जवाब दे ही दिया। मैं पागल हो रहा था। मुझे डर था कि कहीं तुमने कोई बेवकूफी न कर ली हो। यह सुनकर यारा के दिल में गर्माहट फैल जाती है। मैं ठीक हूँ। केन मुझे वापस लेकर आया, उसने मेरी कल्चरेशन भी कन्वर्ट कर दी। जिस पर नोक्स पूरी तरह स्टन रह जाता है। यारा, तुम्हारी कल्चरेशन सेक्रेड किंग रियलम की है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? तुम मजाक कर रही हो। लेकिन यारा तुरंत जवाब देती है, नॉक्स, मैं जो कह रही हूँ उसका एक एक शब्द सच है। फिर वह धीरे से कहती है, तुम्हारी केन के बारे में सोच शुरू से गलत थी। वह सच में एक अच्छा इंसान है। यह सुनते ही नॉक्स पूरी तरह चुप हो जाता है। यारा समझ जाती है कि नॉक्स अभी भी उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा। जिस पर वह कहती है, नॉक्स, अगर तुम वादा करो कि जो बात मैं बताने वाली हूँ वह सेराफीन को नहीं बताओगे, तो मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊंगी जिससे तुम्हारे सारे डाउट्स तुरंत खत्म हो जाएंगे। क्या ऐसी कौन सी बात है जो सेराफीन को नहीं बता सकता? जिस पर यारा झुंझलाकर कहती है, सवाल पूछना बंद करो और हेवेंस ओथ खाओ। फिर वह आगे कहती है, कहो, अगर मैंने सेराफीन को बता दिया तो मुझे जिस लड़की से सबसे ज्यादा प्यार है उसका दिल मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। यह सुनकर नॉक्स पूरी तरह स्पीचलेस रह जाता है। यारा, तुम सीरियस हो? ऐसी ओथ कोई मजाक नहीं होती। जिस पर यारा सीधे पूछती है, सीधी बात, ओथ खाओगे या नहीं? क्योंकि अगर नहीं तो मैं तुमसे बात करना बंद कर रही हूँ। नॉक्स कुछ पल हिचकिचाता है, फिर दांत भींचकर हेवेंस ओथ खा लेता है। लो, अब खुश हो? जिस पर यारा गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे बोलना शुरू करती है, केन असल में वही इंसान है जिसे तुम इतने सालों से आइडल मानते आए हो। कुछ पल रुककर वह कहती है, हाँ, वही इटर्नल नाइट डीमन एम्परर है। यह सुनते ही नॉक्स तुरंत सोल मैसेज जेड में चिल्ला पड़ता है, यारा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? जिस पर यारा जवाब देती है, नॉक्स, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? फिर वह आगे कहती है, और जरा सोचो, क्या तुम्हें सेलेस्टियल रियलम में मेरी स्वॉर्ड अजीब नहीं लगी थी? एक टॉप ग्रेड ब्लेड, आखिर वह कहां से आई? क्या तुमने सेलेस्टियल रियलम में कभी वैसा वेपन देखा है? और फिर भी मोची और एलरा के लिए उस लेवल के वेपन्स सिर्फ खिलौने हैं। यह सुनकर नॉक्स पछतावे से भर जाता है। अगले ही पल वह खुद के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। यारा, क्या केन के मन में अभी भी मेरे लिए कोई अच्छी भावना बची है? फिर वह घबराकर पूछता है, मेरा मतलब, क्या अभी भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है?
जिस पर यारा हल्का सा मुस्कुराती है। ठीक है, कम से कम अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मौका मिला तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी बात कर दूंगी। सच में? थैंक यू यारा। फिर नॉक्स उत्साह से बोल पड़ता है, तुम सच में मेरी फेवरेट हो, लव यू। यह सुनकर यारा ऑकवर्ड तरीके से हंस देती है। जब नॉक्स लगातार बकवास नहीं करता तब वह इतना बुरा भी नहीं लगता। इसके बाद नॉक्स सावधानी से एक और सवाल पूछता है, यारा होल वहां कैसा है? वह और केन तो काफी पुराने दोस्त हैं, अभी तो उसकी जिंदगी मजे में चल रही होगी। जिस पर यारा जवाब देती है, होल केन की मदद से उसे पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बेहतरीन फोर्जिंग रूम मिलने वाला है, और ऊपर से डीमन रियलम का नंबर 1 फोर्जर खुद उसे अपनी सारी टेक्निक्स सिखा रहा है। यह सुनते ही नॉक्स की आंखें चमक उठती हैं। उसकी तो जिंदगी बन गई। लेकिन अगले ही पल वह बोल पड़ता है, नहीं यारा, मैं अभी जाकर सैराफीन को बताता हूँ, मैं भी वहां आना चाहता हूँ। जिस पर यारा तुरंत मना कर देती है, बिल्कुल नहीं, अभी समय सही नहीं है। फिर उसकी आवाज गंभीर हो जाती है, और एक और वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें यह सब बता रही हूँ। सिल्वारा से सावधान रहना और रेन की रक्षा करना। मुझे उसकी हर चाल बहुत कैलकुलेटेड लगती है। मैं यहाँ जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्ट्रांग बनूंगी, फिर वापस आऊंगी। जिस पर नॉक्स गंभीरता से सिर हिलाता है, समझ गया, मैं रेन और अपना ध्यान रखूंगा। अच्छा है, अभी के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही यारा सोल मैसेज खत्म कर देती है। अगली सुबह क्रेग मुझे ढूंढता हुआ आता है और एक ब्लूप्रिंट मेरी तरफ बढ़ा देता है। देखो, इसमें जो कुछ भी है वह स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड से फौज किया जा सकता है। इनमें से 10 चुन लो। मैं हैरानी से उसे देखता हूँ, 10? इतने सारे? जिस पर क्रेग कहता है, अगर आर्मर छोड़ दें तो इससे भी ज्यादा बन सकते हैं। लेकिन मैं तुरंत सिर हिला देता हूँ, आर्मर कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे एलआरए के लिए भी एक पूरा सेट चाहिए। इसके बाद मैं ब्लूप्रिंट ध्यान से देखना शुरू करता हूँ। जब मैं सब कुछ देख लेता हूँ तब क्रेग की तरफ देखकर पूछता हूँ, इस समय डीमन रियलम में किस फैक्शंस के पास टाइम टाइप ट्रेजर है? मैं बच्चों के लिए एक लेना चाहता हूँ। क्रेग तुरंत समझ जाता है मैं क्या सोच रहा हूँ। तुम ये इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि शायद मेरे पास होगा? फिर वह आगे कहता है, क्या मैंने उस समय तुम्हें टाइम एक्सेलरेशन ट्रेजर नहीं दिया था, जो सामान्य समय से 100 गुना तेज चलता था? मैं सिर हिलाता हूँ। जिस पर क्रेग आह भरता है, जब मैंने डीमन एम्पर पैलेस छोड़ा था तब वह अपने स्टूडेंट को दे दिया था, तो फिलहाल मेरे पास भी नहीं है। वह कुछ पल सोचता है, फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। हालांकि हाल ही में मैंने डीमन विलो एकेडमी के लिए एक खास टाइम ट्रेजर बनाया था, लगभग वैसा ही जैसा मैंने पहले तुम्हारे लिए बनाया था। लेकिन सुना है कि अगर उसे एकेडमी के सीक्रेट रिलिक डीमन फ्लो ब्रांच के साथ इस्तेमाल किया जाए तो टाइम एक्सेलरेशन 300 गुना तक पहुंच जाता है। यह सुनकर मेरी आंखें चमक उठती हैं। इंटरेस्टिंग। फिर मैं सिर हिलाता हूँ। अफसोस, लगता है कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। इसके बाद मैं जेफर की तरफ मुड़ता हूँ। जेफर, मुझे याद है तुमने अपने कुछ स्टूडेंट्स को डीमन विलो एकेडमी भेजा था, अब तक तो वे काफी अच्छा कर रहे होंगे। फिर मैं आगे कहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी दोनों बेटियों को भी कुछ समय के लिए वहां भेज दूं, उन्हें अपने लेवल के लोगों के बीच रहने दो। तुम्हें क्या लगता है? जिस पर जेफर तुरंत समझ जाता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। तुम्हें पिछले वाले जीनियस स्टूडेंट की याद आ रही है ना, जिसे तुमने पूरी तरह आइसोलेशन में बड़ा किया था। आखिर में वो बेहद पावरफुल तो बन गया, लेकिन ठंडा, दूर और किलिंग इंटेंट से भरा हुआ। फिर वह सिर हिलाता है, तुम सही सोच रहे हो। डेमन विलो एकेडमी उनके लिए सबसे अच्छी जगह है। डेमन रियलम के उन खूनी ट्रेनिंग जोन्स जैसी नहीं। ये ग्रो करने के लिए शानदार एनवायरनमेंट है। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ, ठीक है, मेरी एकेडमी हेड से मुलाकात करवाओ। यह सुनते ही जेफर की आंखों में चालाकी चमकने लगती है। कितना अच्छा संयोग है, वह बूढ़ा आज रात ही एकेडमी लौट रहा है। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे घेर लें। कुछ पल रुककर वह खांसता है, मेरा मतलब उससे मिलने चलें। मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन हम दोनों बूढ़े लोमड़ियों के चेहरे पर बिल्कुल एक जैसी मुस्कान आ जाती है। प्लान तय होने के बाद मैं एम्बर के पास जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह डीमन विलो एकेडमी तक जाने वाला टेलीपोर्टेशन अरे तैयार करे, ताकि बच्चों का आना जाना आसान हो जाए। उसी शाम मैं और जेफर चुपचाप डीमन विलो एकेडमी में पहुंच जाते हैं। जिस पर जेफर एक सोल मैसेज जेड निकालता है। सॉल, तुम्हारा मास्टर आ गया है, बाहर आकर रास्ता दिखाओ। करीब 2.5 मिनट बाद एक मिडिल एज्ड आदमी जल्दी जल्दी हमारी तरफ आता है। उसका नाम सॉल होता है और वह डीमन विलो एकेडमी का 2 स्टार इंस्ट्रक्टर होता है। मास्टर, आप आखिरकार आ गए। जिस पर जेफर तुरंत पूछता है, क्या वह बूढ़ा जल्दी लौट आया? अभी नहीं, लेकिन ज्यादा देर नहीं होगी, तो रास्ता दिखाओ। फिर जेफर शरारती मुस्कान के साथ कहता है, आज रात मैं उससे पूरा हिसाब बराबर करूंगा, क्योंकि हर बार जब वह अकेले आता था वह जिद्दी बूढ़ा हमेशा उस पर भारी पड़ जाता था। लेकिन इस बार मामला अलग था, क्योंकि इस बार उसके साथ मैं था और जेफर को पूरा भरोसा था कि इस बार वह बूढ़ा नहीं टिक पाएगा। जिस पर सॉल हमें चुपचाप एकेडमी के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन उसी समय डीमन विलो एकेडमी की स्क्रिप्चर टावर के अंदर बैठा एक बूढ़ा आदमी अचानक आंखें खोल देता है। यह वैक्स होता है, डीमन विलो एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल। बिना समय गंवाए वह सोल मैसेज जेड निकालता है। माय लॉर्ड, मैंने उस इंसान को ढूंढ लिया है जिसे आप इतने समय से खोज रहे थे। वह जेफर के साथ डीमन विलो एकेडमी में दिखाई दिया है। जिस पर दूसरी तरफ से जवाब आता है, बहुत अच्छा, तुम्हें इनाम मिलेगा। यह इंसान और कोई नहीं बल्कि सोलिटरी डीमन एम्परर होता है।
वह शासक जो अब डीमन रियलम पर राज कर रहा था, वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में ठंडक भर जाती है। मास्टर, आप उस समय कितने निर्दयी थे, सिर्फ एक लेटर छोड़कर गायब हो गए। क्या आपको अंदाजा है कि मैंने ये साल कैसे बिताए हैं? फिर उसके चेहरे पर सख्ती आ जाती है। बस इंतजार कीजिए, मेरी ताकत अब 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। दूसरी तरफ डीमन विलो एकेडमी के एक कमरे में जेफर और एक सफेद बालों वाला एल्डर आमने सामने बैठे होते हैं। यह लूना होती है, डीमन विलो एकेडमी की हेड, जिस पर लूना ठंडी आवाज में कहती है, जेफर, ये मत सोचना कि इस बार उसे साथ लाने से मैं डर जाऊंगी या तुम्हारी बेवकूफी भरी मांगे मान लूंगी। जेफर मुस्कुराता है, इस बार मैं तुम्हारे पास नहीं आया। वह आया है। जैसे ही ये शब्द खत्म होते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। लूना, चूंकि तुम जानती हो मैं कौन हूँ, इसलिए बात छोटी रखता हूँ। पहली बात, कल से मेरी बेटी डीमन विलो एकेडमी में ट्रेनिंग करेगी। दूसरी बात, उसे डीमन फ्लो ब्रांच और उसके टाइम टाइप ट्रेजर का बिना किसी रोक टोक इस्तेमाल करने दिया जाएगा। अगर तुम दोनों शर्तें मान लो तो बदले में मैं तुम्हारे लिए एक काम करूंगा। यह सुनते ही लूना पूरी तरह स्टन रह जाती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी भी है, और उससे भी ज्यादा ऐसी मांगों की। कुछ पल बाद वह खुद को संभालती है और सिर हिला देती है। कल से नामुमकिन। अगला एनरोलमेंट असेसमेंट 3 साल बाद होगा। असेसमेंट पास कर ले, फिर वह यहाँ ट्रेनिंग कर सकती है। और जहां तक दूसरी शर्त का सवाल है, बिल्कुल नहीं। डेमन फ्लो ब्रांच इस एकेडमी का सेक्रेट रिलिक है, उसे किसी को भी ऐसे नहीं दिया जा सकता। यह सुनते ही पूरा कमरा शांत हो जाता है। जेफर का मुंह तक खुला रह जाता है। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ी लोमड़ी हर किसी के साथ इतनी सख्त होगी। लूना, जरा सा भी समझौता नहीं? जिस पर लूना बिना झिझक जवाब देती है, रूल्स रूल्स होते हैं, तुम कौन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जवाब नहीं बदलेगा। बाहर से वह जितनी शांत दिख रही थी, अंदर से उतनी ही घबराई हुई थी। लेकिन जिस चीज की उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वह अगले ही पल होता है। मैं अचानक कहता हूँ, ठीक है, अगर कोई रास्ता नहीं है तो हम वापस चलते हैं। वैसे भी मेरी बेटी शायद मुझे मिस कर रही होगी। यह सुनकर लूना पलकें झपकाती रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता, इटर्नल नाइट डीमन एम्परर इतना आसानी से मान गया। लेकिन अगले ही पल उसे जेफर की बड़बड़ाहट सुनाई देती है। हम सच में ऐसे ही जा रहे हैं? मुझसे तो यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों न पहले इसकी पिटाई कर दें, फिर निकलें। अगर इसे रूल्स से इतना प्यार है तो पिटने के बाद भी इसके रूल्स नहीं बदलेंगे। जिस पर मेरे होंठों के कोने पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभरने लगती है। जिस पर मैं कहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। यह चीज तब से फ्लो ग्राउंड्स पर नजर लगाए हुए है जब मैंने पहली बार इस एकेडमी में कदम रखा था। अगर मैं इसे चुपचाप आजाद कर दूं तो उसके पास इसे संभालने की ताकत नहीं होगी। फिर उसके पास मेरे पास आकर मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और अगर वह ऐसा नहीं भी करता तो रूल्स भले ही सख्त हों, लेकिन लोग हमेशा सख्त नहीं होते। जिस पर लूना की नजर तुरंत उस धड़कते हुए एनर्जी मास पर टिक जाती है जो एक बेहद डरावना ऑरा छोड़ रहा होता है। उसका अनुभवी चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है, क्योंकि उस एनर्जी मास के अंदर से उसे एक ऐसी भूखी और सब कुछ निगल जाने वाली इच्छा फील होती है जो बेहद खतरनाक लग रही होती है। जिस पर जेफर जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहता है, तो फिर चलें, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? यह देखकर लूना समझ जाती है कि सिचुएशन उसके हाथ से निकल रही है। जिस पर वह जल्दी से गला साफ करते हुए कहती है, रुको तुम दोनों, मैं सोच रही थी कुछ रूल्स में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। हालांकि उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। जिस पर मैं और जेफर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये बूढ़ी लोमड़ी काफी जल्दी बात समझ गई। इसके बाद मैं एनर्जी मास को वापस रख देता हूं और कहता हूं, तो फिर बताइए रूल्स को फ्लेक्सिबल कैसे बनाया जा सकता है? जिस पर लूना अपना हाथ उठाती है और उसकी हथेली में एक खुरदुरा काले रंग का मेटल पीस दिखाई देता है। फिर वह कहती है, मैं इस बार खास तौर पर इसे हेल पिट में ले जाने के लिए वापस आई हूं। इसे लगभग 30 मीटर नीचे तक ले जाना होता है, जहां मौजूद प्रेडेटर्स इसे टेम्पर करते रहते हैं। यह कहते हुए उसकी नजर सीधे मुझ पर टिक जाती है। चूंकि तुम वापस आ गए हो तो इस ट्रेजर को जितना गहरा हो सके लेकर जाओ और वहां पूरे 1 घंटे तक रुको। सबसे अच्छा तो यह होगा कि तब तक रुको जब तक इसके ऊपर बने मार्किंग्स गोल्डन कलर के ना हो जाएं। यह सुनकर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता हूं। मेरे लिए अब भी यह बच्चों का खेल है, लेकिन जैसे ही मैं उसके हाथ से वह मेटल लेने के लिए आगे बढ़ता हूं, लूना अचानक उसे पीछे खींच लेती है। रुको, जिस दूसरी कंडीशन का तुमने जिक्र किया था उसमें एक समस्या है। इस ट्रेजर के कनेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए काफी रिसोर्सेज लगते हैं। शैडो विलो एकेडमी से यह उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि वह सारा खर्च खुद उठाए। यह सुनकर जेफर पूरी तरह स्पीचलेस रह जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि इटर्नल नाइट डीमन एम्परर कुछ रिसोर्सेज भी नहीं दे सकता? जिस पर मैं अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता हूं, फिलहाल तो सच में नहीं दे सकता। मेरे डीमन क्रिस्टल्स का पूरा स्टॉक जल चुका है। फिर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जेफर, इतने सालों में तुमने काफी डीमन क्रिस्टल्स जमा किए होंगे, है ना? यह सुनते ही जेफर सीधे अपने ही मुंह पर मुक्का मार लेता है। इसके 1 घंटे बाद लूना का दिया हुआ काम पूरा करके मैं कोर्टयार्ड में वापस लौटता हूँ। एलआरए मोची,
डैड वापस आ गया। मेरे मुंह से शब्द पूरे निकल भी नहीं पाते कि सभी लोग बाहर दौड़ते हुए आ जाते हैं, जिस पर एलआरए सबसे पहले मेरी तरफ भागती है। डैड कैसा रहा? अब तक एलआरए को पता चल चुका होता है कि शैडो विलो एकेडमी के पास डीमन रियलम का सबसे शक्तिशाली टाइम ट्रेजर है और वह ग्रैंड एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए एक्साइटमेंट से खुद को मुश्किल से रोक पा रही होती है। जिस पर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूं, अब तुम सब डीमन रियलम की सबसे बेहतरीन एकेडमी में ट्रेनिंग करोगे। इसके बाद मैं फ्रॉस्ट के पास जाता हूं। एक बात करनी थी, फिलहाल मेरे पास पर्याप्त डीमन क्रिस्टल्स नहीं है। मैं एकेडमी के टाइम ट्रेजर का इस्तेमाल करवाने का खर्च उठाने के लिए कुछ क्रिस्टल्स उधार लेना चाहता हूं। मुझे अच्छी तरह पता होता है कि फ्रॉस्ट का फैमिली डीमन रियलम की सबसे बड़ी मर्चेंट गिल्ड्स में से एक चलाता है। यह सुनते ही फ्रॉस्ट की आंखों में एक्साइटमेंट की चमक आ जाती है। तुम्हें मैं जितने चाहिए मेरे पास हैं। जिस पर मैं कहता हूं, शुरुआत के लिए 100 मिलियन टॉप ग्रेड डीमन क्रिस्टल्स। फ्रॉस्ट एक सेकंड की भी देरी नहीं करती। हो गया, मैं उन्हें तुरंत पहुंचाने का इंतजाम करती हूँ। बहुत बढ़िया, जैसे ही मेरा स्टूडेंट यहाँ पहुंचेगा मैं तुम्हें वापस चुका दूंगा। जिस पर फ्रॉस्ट हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, मेरे साथ इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? और वैसे भी ये बच्चों के लिए है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। इसके बाद वह एलआरए और मोची के पास चली जाती है। आज से आंट फ्रॉस्ट खुद तुम्हें एकेडमी छोड़ने और वापस लाने आएगी। कैसा रहेगा? यह सुनते ही मोची की आंखें चमक उठती हैं। यस आंट फ्रॉस्ट, अब आप